हेलो दोस्तों, ये हैं वैभव सिंह। इनके दो यूट्यूब चैनल हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं। एक है डिफेंसिव ऑफेंस और दूसरा है डीओ न्यूज़। ये आज ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ध्रुव राठी और उन जैसे यूट्यूबियों की पेनिट्रेशन एकाएक पिछले कुछ महीनों में इंडिया में इतनी कैसे बढ़ गई है और इसके पीछे क्या राज हैं और क्या वो बात है जिस वजह से यूट्यूब पर ध्रुव राठी के इतने ज़्यादा जो है वो वीडियोस आने लगे हैं और बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल में ध्रुव राठी का वीडियो चल रहा है। देखते हैं क्या है मामला। ब्रेकिंग न्यूज है और वही खबर है जिसके बारे में हम आपको बहुत दिनों से बताते आ रहे हैं। पिछले तकरीबन 1 महीनों से डीओ न्यूज पे हम इसके ऊपर बात करते रहे और हम बार बार इस चीज का अंदेशा जताते रहे कि इलेक्शंस में यूट्यूब बिल्कुल बेलिजरेंट जो है वो इंटरफेरेंस कर रहा है और लोगों की रीच कम की जा रही है और जिनकी कोई रीच नहीं थी उनको अनप्रेसिडेंटेड रीच देने का वो दिया जा रहा है रीच। जिनके चैनल पे लोग वीडियोस को 20,000 लोग नहीं देखते थे उनको अचानक से मिलियंस में व्यू आने लग गए हैं और जिनके मिलियंस में थे वो हजारों लाखों में आ गए। तो ये जो स्टार्क डिफरेंस था ये बता रहा था और हम इसके बारे में डीओ न्यूज पे आपको आगाह भी कर रहे थे। और ये 17 यूट्यूब के एम्प्लॉइज कर्मचारी 17 कर्मचारी जो है यूट्यूब में काम करने वाले यूट्यूब इंडिया के एम्प्लॉइज उनकी बातचीत भारत की खुफिया एजेंसियों ने पकड़ी। वो उनको ट्रैक कर रहे थे, उनको ट्रेस कर रहे थे और उनकी चैट्स और उनकी आपसी जो फोन पे जो बातचीत है उसका रिकॉर्ड इनको मिला जिसमें से कई सारी बातें, बड़ी बातें खुल के सामने आई और ये पूरा भांडा फोड़ हुआ कि किस तरह से ये एम्प्लॉइज जो है भारत के लोकसभा इलेक्शंस में इंटरफेरेंस कर रहे थे। अब इलेक्शन में इंटरफेरेंस कैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया, इन एम्प्लॉइज की जो बातचीत है उन बातचीत में जो चीज आई है इसमें से 5 महिला एम्प्लॉई हैं, महिला कर्मचारी हैं और 12 पुरुष कर्मचारी हैं और ये 3 शहरों से और केरल से और वेस्ट बंगाल से, ये 3 जगहों से आते हैं ये एम्प्लॉइज और इन्होंने यूट्यूब के एल्गोरिदम के साथ छेड़छाड़ की। अब यूट्यूब एल्गोरिदम क्या होता है? यूट्यूब एल्गोरिदम ये होता है कि आप जिस चैनल को या जिस तरह के वीडियोस को आप ज्यादा देखते हैं उस तरह के चैनल्स या उस तरह कंटेंट आपके होम स्क्रीन पे देखो। कि कोई भी व्यक्ति जब अपना होम स्क्रीन खोलते हैं यूट्यूब का तो आप उस होम पेज पे जो वीडियोस होते हैं आप उनको ही स्क्रॉल करते हैं। वहीं बगल में ट्रेंडिंग का भी ऑप्शन होता है और उसी के बगल में अगर आप देखेंगे तो सब्सक्रिप्शंस का भी ऑप्शन होता है कि जिनको आपने सब्सक्राइब किया हुआ है उन पे भी जाता है, ट्रेंडिंग पे भी रेयरली ही कोई जाता है। तो होम पेज पे जो आ रहा है लोग वही देखते हैं और होम पेज पे वीडियोस उसी नेचर के होते हैं, उसी विचारधारा के होते हैं। मान लीजिए अगर आप कुकिंग के बहुत सारे वीडियोस देखते हैं तो आपके होम पेज पे कुकिंग के वीडियोस ज्यादा रिफ्लेक्ट करेंगे, अलग अलग टाइप के। हो सकता है उनमें से 90% चैनल्स को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ये कहते हैं कि यार 90% व्यूअर्स हमारे जो है वो बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं हमारा चैनल। हकीकत है वो क्यों है? क्योंकि सब्सक्राइब करना लोगों को कहना पड़ता है, हमें आपको बताना पड़ता है कि आप सब्सक्राइब करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल नहीं देख रहे हैं या आप हमारे जैसे और चैनल नहीं देख रहे हैं, आप बिल्कुल देख रहे होते हैं। तो उस एल्गोरिदम के साथ कि होम पेज पे जो वीडियोस जाती हैं, अगर आप मान लीजिए प्रो मोदी वीडियोस ज्यादा देखते हैं या ऐसे वीडियोस देखते हैं जो न्यूट्रल हो, ना प्रो हो ना एंटी मोदी हो, तो उन एल्गोरिदम्स के साथ छेड़छाड़ करके ऐसे वीडियोस आपके होम पेज पे भेजने शुरू कर दिए गए जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं था। आपके चैनल, आपके मान लीजिए होम पेज पे रवीश कुमार के वीडियोस रिकमेंडेशन में आने लग गए, आपके पे अजीत अंजुम का वीडियो आने लग गया, एक 4 PM करके है उसका वीडियो आने लग गया, दीपक शर्मा का वीडियो आने लग गया। उस तरह के चैनल्स जो कि एंटी मोदी, एंटी गवर्नमेंट बातें करते हैं, जबकि आप उस तरह के चैनल्स देखते ही नहीं है। हमारा जो व्यूअर है वो रवीश कुमार का व्यूअर नहीं है, जाहिर सी बात है। हमारा जो व्यूअर है वो अजीत अंजुम का व्यूअर नहीं है। लेकिन अगर आप देखें जा करके पिछले 1 डेढ़ 2 महीने अगर आप डेटा निकालेंगे यूट्यूब का तो आप पाएंगे कि इस तरह के जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आशुतोष सत्य हिंदी के नाम से चलाते हैं, आप जरा इनके 6 महीने पुराने जाके व्यूअरशिप आप देख के आइए कि 6 महीने पहले इनको कितने व्यूज मिलते थे और आज कितने मिलते हैं। आप हमारे ही चैनल पे आप जाइए कि 6 महीने पहले हमें कितने व्यूज मिलते थे और आज कितने मिल रहे हैं। तो ये एल्गोरिदम के साथ छेड़छाड़ करना होता है कि आप एल्गोरिदम को इस तरह से चेंज कर देते हैं कि जो इंसान वीडियोस नहीं देखता या जिस विचारधारा से उसका कोई सरोकार नहीं है उसके वीडियोस आपके होम पेज पे आने लग गए। ये काम किया इन्होंने और इनमें से इन्होंने टारगेट किया है, इन्होंने टारगेट किया है 93 जर्नलिस्ट और 42 चैनल्स को। 93 वो जर्नलिस्ट जो कि न्यूट्रल बात करते हैं या जो प्रो नेशन बात करते हैं या वो थोड़ा लीनियंट है मोदी की तरफ या अलाइंड है, उनको टारगेट किया गया। और 42 उन चैनल्स को टारगेट किया गया
जो कि गवर्नमेंट की सही चीजों को सही कहते हैं, गलत को गलत कहते हैं। अगर गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा काम किया है तो उसकी तारीफ करते हैं, और कुछ गलत किया है तो उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं। या बहुत सारे ऐसे भी चैनल्स हैं जो कि 100% प्रो गवर्नमेंट है, तो उनको भी टारगेट किया गया। ये जो बातें मैं कह रहा हूं, ये सारी की सारी डिटेल्स इन खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली हाईकोर्ट के साथ एफिडेविट में साझा की है। एफिडेविट प्रेजेंट किया गया है कि आप लिखित में एफिडेविट पे आप एक सुरक्षा एजेंसी के तौर पे आप उनको दे रहे हैं, और कोर्ट जब आपसे कहेगी कि आप ये सबूत पेश कीजिए तो आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आप कंटेम्प्ट में जाएंगे जेल, कि आपने झूठ बोला। तो ये बहुत बड़ा अपराध है भारतीय कानून में कि अगर आप एफिडेविट में अगर आप झूठ लिख करके देते हैं, या एफिडेविट के ऊपर आप ऐसी बातें लिख के देते हैं जिनका वास्तविकता से कोई सरोकार ना हो। तो खुफिया एजेंसियों ने लिखित तौर पे दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर के और अपने सरकारी वकीलों के साथ मिलकर के ये एफिडेविट हाईकोर्ट में दिया है, दिल्ली हाईकोर्ट में, कि इनके पास ये है। और उन्होंने धारा 120B और आईटी एक्ट 2021 इसके तहत जो है मुकदमा दर्ज करने की मांग की है कि इनके खिलाफ, इन 17 जो एम्प्लॉइज हैं यूट्यूब के, इनके खिलाफ इसके अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाए। इस तरह के वीडियोस हैं जो डिमोनेटाइज किए गए हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्फ्लुएंस करना था, शैडो बैन करना था। तो शैडो बैन ये हो गया कि आपने डिमोनेटाइज कर दिया, अब उसको रीच नहीं मिलेगी। यूट्यूब का एल्गोरिदम इस तरह से डिजाइंड है कि अगर वीडियो कोई डिमोनेटाइज्ड है तो आप उसमें कितना भी मेहनत कर लीजिए, अगर वो मान लीजिए 2 लाख व्यूज को मिले 1 घंटे के अंदर, फॉर एग्जांपल आपने वीडियो रिलीज किया, उसको 1 घंटे के अंदर 2 लाख व्यू मिल गए और फिर वो डिमोनेटाइज कर दिया गया। जैसे ही वो डिमोनेटाइज हो जाएगा, उस वीडियो की उम्र खत्म हो चुकी है। अब उस वीडियो को 2 लाख से 2,05,000 जाने में 5 साल लगेंगे, यानी अगले 5 साल में भी उसको 5,000 व्यू नहीं मिल रहे, क्योंकि यूट्यूब जब तक उस पर्टिकुलर वीडियो की लिंक कोई क्लिक करके, मैं किसी को लिंक भेजूं और आप उस पर क्लिक करके उसको ना खोले, वो नहीं खुलेगा, आपको दिखेगा ही नहीं। या तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो को सर्च करके जाए, उसका टाइटल और फिर सर्च करके आप उसको ओपन करें, इतना कोई नहीं करता। तो ये होते हैं शैडो बैन। तो इन्होंने, इनके ऊपर शैडो बैनिंग का भी आरोप है कि इन्होंने शैडो बैन्स लगाए हैं और इसका सबूत है एजेंसियों के पास, और उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में आज वो सबूत पेश किए हैं। हम पिछले 1-1.5 महीने से आपके, हमारे जो आप रेगुलर व्यूअर्स हैं, हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि एल्गोरिदम को इस तरह से छेड़छाड़ की गई है। और वो हमारी जो बात थी वो आप देख लीजिए आज सही साबित हुई है कि सरकारी एजेंसियां पहुंची हैं कोर्ट में, और वो वहां जाकर के ये चीज प्रूव कर रही हैं कि हाँ, इन्होंने इस तरह से काम किए हैं, चैनल से बैन लगाया है, इनकी रीच गिराई है, और इनके खिलाफ जितने भी एम्प्लॉइज हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और एक नजीर बननी चाहिए। लोकसभा चुनाव में इंटरफेरेंस, अमेरिका में इंटरफेरेंस के नाम पे कि भाई रशिया ने, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने, इंटरफेरेंस हुई नहीं हुई आज तक कभी कोई प्रूफ नहीं कर पाया अमेरिका में, लेकिन सिर्फ आरोप लग गया था। और आरोप किसने लगाया था? इसी सीआईए ने लगाया था अपने ही प्रेसिडेंट के खिलाफ, और एक पूरी मुहिम खड़ी की थी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। अमेरिका में क्या हुआ था? 4 साल तक डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट रहे, 4 साल तक कभी एक हियरिंग, कभी दूसरी हियरिंग, कभी तीसरी हियरिंग, कभी ये कोर्ट कचहरी, कभी दूसरी कोर्ट कचहरी। हर एक चैनल, हर एक, जितने भी इनके लेट नाइट शोज होते हैं हॉलीवुड में बैठे हुए, चाहे वो जिमी किमिल के हों या किसी और के हों, 4 साल सिवाय इलेक्शन इंटरफेरेंस और सिवाय रशिया के इन्होंने कोई और दूसरी बात की ही नहीं। भारत क्या बनाना रिपब्लिक है कि भारत में ये विदेशी कंपनियों के एम्प्लॉइज इलेक्शन में इंटरफेरेंस करेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर मैंने अपने एक कर्मचारी के मोबाइल पे चैनल को सब्सक्राइब कराया। मैंने कहा कि तुम इस पे एक नए हैंडल से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ और देखो उस पर नोटिफिकेशन आता है या नहीं आता है। उस पर भी नहीं आ रहा था। एक दूसरे एम्प्लॉय के था, उसके रहा था, मेरे पे आ रहा है। तो जो शैडो बैनिंग होती है या जो इन्फ्लुएंस किया जाता है, ऐसा नहीं कि 100% बंद कर देंगे, बट 70-80% तो बैन कर ही देते हैं ना। तो अगर आपकी रीच, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आपकी रीच 1 मिलियन की थी तो वो 1 मिलियन से 1 लाख पे आ जाएगी। 1 लाख की थी तो वो 10,000 पे आ जाएगी। 2 लाख की थी तो 20,000 पे आ जाएगी। ये इतना डेंजरस गेम है इस देश के यूथ के माइंड के साथ। हम और आप अक्सर देखते हैं कि ये शारदा यूनिवर्सिटी में, ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, जिंदल यूनिवर्सिटी में, ये फलाना जितनी भी यूनिवर्सिटीज, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज यहाँ खुली हैं, उनमें हम अक्सर देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो कभी वो जेएनयू वाले नारे लगा रहे हैं। पहले ये कहा जाता था कि जेएनयू में जो बच्चे आते हैं वो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, सब्सिडी के ऊपर पढ़ने आते हैं, गरीब परिवारों से आते हैं, गरीबी ट्राइबल एरिया से आते हैं, विभिन्न पिछड़ी जातियों से आते हैं, इसलिए वो इस तरह का विरोध प्रदर्शन करते हैं। ये जिंदल में, ये लवली प्रोफेशनल में और ये अशोका यूनिवर्सिटी में, इन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों के ये कौन से वंचित परिवार से आ रहे हैं? जहां पे आर्ट्स की पढ़ाई, बैचलर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई करने के लिए साल के 5 लाख 6 लाख रुपए पे किए जा रहे हैं, हॉस्टल का पैसा अलग से दिया जा रहा है,
उनका अपना जो जेब खर्च है वो परिवार अलग से दे रहा है। तो जो अपने बच्चे की आर्ट्स की, बैचलर ऑफ आर्ट्स की सोशियोलॉजी की पढ़ाई के ऊपर साल के 10 लाख 15 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल किसी शोषित और वंचित परिवार से नहीं है। तो वो क्यों नारे लगा रहे हैं कि बस्तर को आजादी मिलेगी और कश्मीर को आजादी मिलेगी? ये नारे वो क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उनके हार्ट्स एंड माइंड्स को पेनिट्रेट किया जा रहा है इन्हीं प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके। उनको वोक बनाया जा रहा है, आपके भविष्य के साथ खेला जा रहा है। और याद रखिए कि अगर वो इतने संभ्रांत परिवारों से आ रहे हैं पढ़ने वाले, जिनके पास पैसा भी है और जाहिर सी बात है उनके पास रुतबा भी होगा, उनके पास एक अपना खुद का बैकग्राउंड होगा, तो समाज के किसी न किसी स्तर पे जाकर के वो कल को बैठेंगे। हो सकता है उनमें से कुछ आईएएस बन जाए, हो सकता है कुछ आईपीएस बन जाए, हो सकता है उनमें से कुछ पॉलिटिशियन बन जाए। अगर इस तरह के लोग आपके देश की ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे, शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने जाएंगे, आपके समाज के विभिन्न वर्गों में कार्य करने जाएंगे, तो आपके समाज का बनेगा क्या, इस देश का बनेगा क्या? जब बस्तर की आजादी मांगने वाले जब ब्यूरोक्रेट बन जाएंगे, जब कश्मीर की आजादी मांगने वाले जो आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, पॉलिसी मेकर बन जाएंगे इस देश में, फिर क्या होगा? तो इनके जो हार्ट्स एंड माइंड्स को पेनिट्रेट किया जा रहा है, इनके दिमाग में चीजें बिठाई जा रही हैं। ब्रो आई एम नॉट रिलीजियस, ब्रो आई एम स्पिरिचुअल। न रिलीजियस का मतलब पता है, न स्पिरिचुअल का मतलब पता है। धर्म और आध्यात्म एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। आप बिना आध्यात्मिक हुए आप धार्मिक नहीं हो सकते, बिना धार्मिक हुए आप आध्यात्म को नहीं समझ सकते। लेकिन बोलने में क्या, उनकी समझ ही उतनी है, ना वो धार्मिक है ना वो स्पिरिचुअल है, वो कुछ नहीं है, वो कंफ्यूज्ड है। और उस कंफ्यूजन का फायदा ये प्लेटफॉर्म्स उठा रहे हैं, ये यूट्यूब, ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, ये उठा रहे हैं उनका फायदा, और उनको वो कंटेंट फीड किया जा रहा है। पैलेस्टाइन की आजादी के लिए, यार पैलेस्टाइन का मैंने पहले भी मैं बोल चुका हूं, पैलेस्टाइन का इंडिया से क्या लेना देना है? न हमारा उनका कोई हिस्टोरिकल रिलेशन है, ना हमारा उनसे कोई लेना देना है, हमारा इजरायलियों से भी कोई लेना देना नहीं है।